वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पूर्णिया। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं 4.1 और 4.2 है ना, और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 4.3। 4.3 बनाने से पहले आपको कुछ रूल पता होना चाहिए, कुछ सूत्र मालूम होना चाहिए है ना, तो ही आप 4.3 को कंप्लीट बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। तो आइए हम लोग वही पे चर्चा करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र के बारे में। हम लोग सीखेंगे इसमें कि द्विघात समीकरण को कितना तरीका से सॉल्व किया जा सकता है ना। तो आइए हम लोग फिर एक बार और देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। हालांकि हम पहले 4.1 जब पढ़ा रहे थे तो वो लेक्चर मेरा अगर आप देखिएगा तो उसमें हम लोग बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं ना, तो वो सब बता चुके हैं। और इसमें हम लोग का काम रहेगा, ये टॉपिक आप देख रहे हैं ना, इस पे चर्चा करना है ना, इस पे चर्चा करेंगे। मुख्य टॉपिक मेरा आज का यही रहेगा, और ये सब तो थोड़ा जानकारी के लिए हम दे रहे हैं ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। यहाँ पे बोल रहा है कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं ना। द्विघात समीकरण आज का मेरा टॉपिक है। द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c है ना प्लस c इक्वल 0 तथा a नॉट इक्वल टू 0 हो है ना, तो ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या करते हैं? ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। या नहीं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसा समीकरण जिसका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप का हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं डिफिनेशन इसका। या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ऐसा समीकरण जिसके चर में घात केवल 2 हो। क्या है? चर में घात केवल 2 हो, ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पे तो हम लोग 3 तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, है ना। तो आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए कि और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पे x² प्लस 7x प्लस 2 इक्वल 0, इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ax प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी द्विघात समीकरण है ना। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि द्विघात समीकरण को कितने तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। द्विघात समीकरण को हम लोग 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और द्विघाती सूत्र द्वारा, है ना। पूर्ण गुणनखंड विधि द्वारा है ना, गुणनखंड विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और द्विघात सूत्र द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा, या आप यहाँ पे इंग्लिश भी लिखा हुआ है, आपको इंग्लिश भी जरूरी पड़ेगा, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला द्वारा, है ना। तो गुणनखंड विधि को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। पूर्ण वर्ग विधि को बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड और द्विघाती सूत्र को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तो हम लोग आज सीखेंगे सबसे पहले गुणनखंड। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। गुणनखंड हम लोग सीख चुके हैं कि गुणनखंड के द्वारा कैसे हम लोग द्विघाती समीकरण को सॉल्व करेंगे। मतलब पहला हो चुका है मेरा, बचा है दूसरा और तीसरा बचा हुआ है। तो ये दोनों को हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, है ना। और आज का वीडियो मेरा खास करके रहेगा कि उसमें हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और द्विघात सूत्र द्वारा किस तरह से सॉल्व करेंगे। आज हम लोग का मेन टॉपिक यही रहेगा। और आज हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे और द्विघाती सूत्र द्वारा सॉल्व करेंगे। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग को जाना नहीं है, बने रहिए, है ना। तो आइए हम लोग सीखते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण का हल। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग कैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है मेरा ये, इसको हम लोग द्विघाती सूत्र से करके देखेंगे। ये जो है कि हम क्वेश्चन अलग अलग से नहीं लिए हैं। आपका एनसीईआरटी बुक जब उल्टाएंगे तो आपका क्वेश्चन वहां भी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए करेंगे क्या। सबसे पहला काम होगा मेरा, पूर्ण वर्ग कहते किसको है। पूर्ण वर्ग कहते किसको है? पूर्ण वर्ग यहाँ पे देखिए इस रूप में हम लोग को लाना है, जैसे x प्लस, है ना, x प्लस a या x माइनस a
मतलब कि ये होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है हम लोग को। इसको इतना लंबा है ना, इसको शॉर्ट करना है हम लोग को। क्या करना है? शॉर्ट करना है, फिर उसके बाद हम लोग को हल करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसको शॉर्ट करते हैं कि मतलब इसको कैसे करेंगे। आइए करते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण इतना दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, इस फॉर्म में तोड़ना है। इसका सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है ना। तो मतलब हमको इस फॉर्म में इसको लाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो ये किसका सूत्र होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग को इसको जो है कि इसको इस फॉर्म में लाना है। तो आइए इसको करते हैं। कैसे करेंगे कि हम लोग को एक्स स्क्वायर पुट जाए, मतलब कि ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट जाए। यदि हम एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर पुट जाएगा। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तो हम लोग निकाल लिए। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग को 6 को उधर भेज दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर -6 हो जाएगा। अब इसको तोड़िए, तो x का तो होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। मान ली हम ये लिख दिया। अब इसको इस प्रकार तोड़िए है ना, तो b स्क्वायर बाद में लिखेंगे। चलिए पहले 2ab पुराते हैं। क्या करते हैं? 2ab पुराते हैं। तो 2 लिख दिए हम लोग। 2 तो फिक्स है, रहेगा ही। a क्या की जगह पे क्या लिखेंगे? a स्क्वायर तो हम लोग लिखे x, तो x भी आ गया, a भी आ गया, 2ab। अब b क्या लीजिएगा कि इसको कटा फटा के क्या बचना चाहिए? 5x। क्या बचना चाहिए? 5x। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। जब इसको यहाँ पे कुछ आप b ऐसा कुछ सोचना है ना, b 2 तो लिख देना है, x जो लिखे हैं आप x लिख देना है, a के जगह पे जो भी लिखे हैं उसको लिख देना है। अब क्या करना है कि 5x को अब कैसे यहाँ पे लिखें? यहाँ पे 2ab के जगह पे क्या लिखें कि हम लोग को कटाने फटाने के बाद क्या आना चाहिए? 5x आना चाहिए। यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए कि 2 यहाँ पे लिख दिए, a भी आ गया है। यदि हम 5 बटे, हम लोग को 5x लाना है ना, 5x लाना है। यदि 5 बटे 2 से गुना कर देते हैं इसको तो 2 कैंसिल हो जाता है। x को 5 से गुना कीजिएगा तो 5x आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे हम लोग को 5x लाना था। क्या लाना था? 5x लाना था। हम लोग का 2 पहले से था और x a की जगह पे x लिखे थे, और b के जगह पे हमको ऐसा कुछ लिखना था कि इसको कटा फटा के 5x आना चाहिए। तो 5 बटे 2 यदि हम लिखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और जब x से x को हम 5 से गुना करते हैं तो 5x आ जाता है। तो आइए हम लोग इसके जगह पे इसको पुट करते हैं ना। यहाँ पे देखिए x b के जगह पे क्या पुट करेंगे? 5 बटे 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab, अब क्या लिखेंगे? प्लस b स्क्वायर 5 बटे 2 का होल स्क्वायर। जब ये अपने मन से जोड़े हैं, हम तो मान लिए कि x स्क्वायर का जगह पे लिख दिए x का होल स्क्वायर, ये तो क्लियर है। 2x इंटू 2x इंटू 5/2, इसको कटाने पे 5x फूट जाता है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन आप 5 बटे 2 एक्स्ट्रा क्यों लिखे? 5 बटे 2 एक्स्ट्रा जब क्यों लिखे? क्योंकि इसमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। 5 बटे 2 अपने मन से लिखे हैं, 5 बटे 2 का होल स्क्वायर अपने मन से लिखे हैं, इसमें जोड़े हैं तो एक बार घटा भी दीजिए 5 बटे 2। जब इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा तो ये दोनों का मान हो जाता है 0, फिर ये इतना। अब बराबर में क्या है? -6 दिया हुआ है। अगर इस वीडियो में आप पूर्ण वर्ग विधि नहीं सीखते हैं तो जिंदगी में आप कभी नहीं सीख पाइएगा। ये मैं वादा करता हूं कि अगर आप इसमें नहीं सीखे तो आप जिंदगी में कभी नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि इतना तोड़ तोड़ करके बताना शायद ही कोई बताता है। और हम इतना एक चीज टॉपिक बताने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। भले आप चले जाइए वीडियो छोड़ के कि पूर्ण वर्ग विधि सिर्फ सिखाया, 20 मिनट का वीडियो बना डाला। भैया जब वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, है ना। तो आइए हम लोग करते हैं। ये नहीं है ना
कि चट मंगनी पट बिया, चट मड़वा पट बिया, ऐसे बोलता है ना। तो वो काम नहीं करेंगे हम लोग, कुछ ऐसा सीखेंगे, ऐसा सीखो कि दूसरे को सिखा दो, है ना। अगर आज आप पूर्ण वर्ग विधि सीखे हैं तो कल जाके अगर कोई किसी आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता दें, ऐसा पढ़िए। ऐसा मत पढ़िए कि आज क्लास में पढ़ के गए और जब घर पे पूछे कि रे बाबू आज क्या पढ़ा, तो गुल कॉपी उल्टा के देख के तब उसको बताएं कि ये चीज हम पढ़े। बाबू ऐसा पढ़ाए मत पढ़ो, है ना। तो कुछ ऐसा पढ़िए कि दूसरों को पढ़ा पाए, है ना। तो आइए हम लोग बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ तक हो चुका है हम लोग का। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम लोग x प्लस ए के जगह पे क्या है x, अब बी के जगह पे क्या है 5/2, तो 5/2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना के जगह पे हम लोग इसको लिख दिए। अब क्या बचा है 5/2 का होल स्क्वायर, उसको उठा के उधर लेके चले जाइए। वो तो पहले ये तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 5/2 का होल स्क्वायर, है ना। 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 6 यहाँ पहले से है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको कीजिएगा तो क्या आएगा 25/4 माइनस 6, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 4, है ना, 4 आएगा, ये 25 रह जाएगा माइनस 24, तो आएगा 1/4। इसका आंसर क्या आता है 1/4। तो इसको लिखेंगे x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए अब करेंगे क्या, ये स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं, जब बराबर के उधर लेके जाते हैं स्क्वायर को तो रूट में बदल जाता है। तो x प्लस 5/2 है ना, इसको हम लोग स्क्वायर को उधर लेके गए तो इधर रूट चढ़ेगा तो 1/4 होगा, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5/2 बराबर 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे इसको उधर लेके चले जाइए आप, तो x बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस 5/2 बराबर में 2 आ जाएगा, 1 माइनस 5 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा x। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक चीज गौर करेंगे, यदि हम लोग स्क्वायर हटाते हैं, है ना, स्क्वायर यदि हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ता है, रूट जब चढ़ता है तो ये प्लस माइनस के साथ लगता है, क्या करता है प्लस माइनस के साथ लगता है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस, एक बार हम लोग इसको प्लस में लेंगे, x का मान एक बार हम लोग प्लस में ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4/2 बराबर क्या आता है -2। यदि आप x का मान यदि एक बार माइनस में लेते हैं -1/2, अभी यहाँ पे प्लस 1/2 लिए थे, एक बार प्लस माइनस 1/2 लीजिएगा तो माइनस यहाँ पे है -5/2। जब इसको कीजिएगा तो क्या आएगा 2, यहाँ पे -1 -5 तो आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा 6/2 बराबर -3। यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते जाइए। यहाँ तक हो गया है, यही हो गया हम लोग का आंसर, है ना। यहाँ पे देखिए x का मान यहाँ पे निकल चुका है, x का मान यहाँ पे निकल चुका है, सॉरी, हम लोग का x का मान 2 ठो निकल चुका है। तो यहाँ तक हम लोग का यही हो जाएगा आंसर। या नहीं तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो द्विघात समीकरण से गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। तो हम लोग कंप्लीट पूर्ण वर्ग विधि से निकालना सीख चुके हैं। आइए हम लोग सीखते हैं द्विघात सूत्र द्वारा कैसे निकालेंगे इसका आंसर। तो आइए हम लोग देखते हैं द्विघाती सूत्र, है ना। तो द्विघाती सूत्र को हम देखेंगे।
द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहां a ≠ = 0 होता है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को द्विघाती सूत्र में, द्विघात समीकरण में 2 शून्य निकलता है ना। दोनों को हम लोग x मानते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग मानेंगे एक अल्फा और दूसरा बीटा, क्योंकि x मानेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि अल्फा कौन है बीटा कौन है। यहाँ पे अलग अलग हम लोग निकालेंगे, है ना। द्विघाती सूत्र में हम लोग को अलग अलग निकालना पड़ेगा, है ना। उस द्विघाती सूत्र को शून्यक निकालने से पहले हम लोग को विविक्तर, किसका, विविक्तर या विवेचक, क्या बोलेंगे, विविक्तर या विवेचक भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, और विवेचक, विवेचक, विवेक्तर को और क्या बोल सकते हैं, विवेचक। यहाँ पे देखिए कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, उसमें बोलेगा कि विवेचक का मान क्या ज्ञात कीजिए, या नहीं तो पूछेगा कि विवेचक बराबर सूत्र क्या होता है। यहाँ पे दे देगा आपको कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इतना होता है कि विवेचक बराबर क्या होगा। तो हम लोग डायरेक्ट यदि विवेचक का मान पूछे तो विवेचक को क्या, यहाँ पे देखिए विवेचक को d से सूचित किया जाता है, विवेचक को d से सूचित किया जाता है। तो d बराबर लिखेंगे हम लोग b² - 4ac। जब भी हम लोग को विवेचक या विविक्तर का मान पूछे तो डायरेक्ट हम लोग का दिमाग यहाँ पे आना चाहिए कि d बराबर होता है b² - 4ac। ये चीज आपको रट जाना है, घोर के पीना है, कॉपी को उठा के पीजिए, चाहे जैसे पीजिए, ये चीज आपको याद रखना है। और इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है पर मतलब रटने की जरूरत नहीं है, यूं ही देखने से ही याद हो रहा है कि d बराबर b² - 4ac, क्योंकि abc आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आइए कि हम लोग विवेचक या विविक्तर का मान निकाल लिए, तो आता है कि मूल का मान निकालें। यहाँ अल्फा का मान सबसे पहले निकालेंगे कि अल्फा बराबर होता क्या है, -b + √b² - 4ac। आप या तो डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं अल्फा का मान, या नहीं तो अगर आप डी का मान निकाल लीजिएगा, यदि डी का मान आपका निकल के आता है 49, है ना, यदि बी का मान है 6, तो यहाँ पे देखिए ए का मान, यदि बी का मान क्या है इतना, डी बराबर क्या निकल के आया 49, और यदि ए का मान निकल के आता है 1, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कितना आसानी से अल्फा का मान निकालेंगे। तो अल्फा बराबर होता क्या है, -b + √b² - 4ac, b² - 4ac, इतना के जगह पे हम लोग डी लिखेंगे। डी का मान निकल के आया मेरा 49, और बटे में क्या है, अब बी के जगह पे क्या है -6, और 2 ए के जगह पे क्या है 1। यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर दिया, बहुत जल्दी आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। या नहीं तो अगर आप डायरेक्ट अल्फा का मान निकालने जाइएगा तो आपको सबसे पहले ये रूट अंडर का क्रिया करना पड़ेगा। बी का मान पुट कीजिए, फिर ए का मान पुट कीजिए, फिर सी का मान पुट कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको मतलब आगे बहुत प्रोसेस में चले जाइएगा। हो सकता है गलती होने का चांसेस रहेगा, उससे फायदा होगा कि आप लोग जब डी का मान निकाल लीजिएगा, डी का मान डायरेक्ट यहाँ पे पुट कीजिएगा और डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये तो हो गया अल्फा का मान, मतलब एक शून्य निकाल चुके हैं। बीटा जब निकालिएगा दूसरा शून्य, तो -b -√b² - 4ac/2। यहाँ पे देखिए कि हम लोग इसको एक तरह से भी लिख सकते हैं, एक बार में भी लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण का शून्य, है ना, आपको बुक में इस तरह से मिलेगा। द्विघात समीकरण का शून्य -b +√b² - 4ac/2। इसमें देखिए कि प्लस माइनस कंबाइन कर लिया। हम लोग को अल्फा लिए हैं तो पहले प्लस लिए हैं, बीटा लिए हैं तो यहाँ पे माइनस लिए हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, -b प्लस माइनस दोनों एक साथ लेके चल रहा है कि अल्फा का भी मान निकल जाएगा और बीटा का भी मान निकल जाएगा। यदि हम लोग का इतना बराबर यदि निकल के आता है 1/5, तो इसमें हम लोग प्लस माइनस लगा देंगे, वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। यहाँ पे देखिए b का मान यहाँ पे लिखना है ना, b का मान यदि 2 है और b का इसका मान इतना, और 2a यहाँ पे a लगाएंगे, और बाय में 2 × 1
तो मतलब यहाँ पे प्लस माइनस लेके चलना है। यदि हम लोग अल्फा का मान निकालेंगे तो प्लस लेके चलेंगे और बीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लेके चलेंगे, है ना। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग हो चुका है। विवेचक या विविक्तर को डी से सूचित किया जाता है। आइए एक फोकस इस पे चलते हैं, एक नजर इस पे डालिए कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं जब b² माइनस 4ac 0 से क्या हो, छोटा हो। जिधर मुंडी घुमा रहता है वही मान बड़ा होता है। जिधर मुंडी घुमा रहता है वही मान बड़ा होता है। जिधर मुंडी घुमा रहता है वही मान बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए और एक बराबर होता है ना। ये तीन चीज आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे देखिए और क्या बोले, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं जब यदि ये इतना बराबर, आप डी भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिखेंगे डी, ये इसको बोलेंगे छोटा, डी 0 से छोटा हो, है ना। यदि दो बराबर मूल होते हैं, यदि डी का मान 0 के बराबर हो, ये कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। यदि डी है ना, डी 0 से बड़ा हो, डी का मान 0 से बड़ा हो। मान लीजिए कि डी का मान निकल के आया 6, तो ये क्या 0 से बड़ा है ना, डी 0 से छोटा हो तो -6। यहाँ पे देखिए क्या है, डी 0 से छोटा हो तो -6 निकल के आया, तो ये तो 0 से छोटा हो, तो इसमें वास्तविक मूल नहीं होते हैं, है ना। तो यदि हम लोग का माइनस में आ जाए डी का मान, तो वहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, इसमें लिखेंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता है ना। यदि यहाँ पे देखिए क्या है, 1 नंबर में क्या बोल रहा है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि डी का मान 0 से बड़ा हो। डी का मान 0 से बड़ा हो, क्या बोल रहा है, डी का मान 0 से बड़ा हो। यहाँ देखिए 6 क्या 0 से बड़ा है ना, हाँ 0 से बड़ा है। और हम लोग दो कंडीशन में निकाल सकते हैं। यदि दो मूल्य बराबर हो, डी का मान 0 के बराबर होना चाहिए। यदि वास्तविक पूछ रहा है तो डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि वो वास्तविक मूल नहीं होते हैं, मतलब वो वास्तविक इसको भी बोल सकते हैं, तो डी का मान 0 से छोटा होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। तो अगले वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए स्मार्ट स्टडी सेंटर पूर्णिया। क्या सर्च करना है, स्मार्ट स्टडी सेंटर पूर्णिया। और अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और मेरा मनोबल टूट जाएगा, है ना। टूट भी सकता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और भी वीडियो हम इंटरेस्टिंग लेके आएंगे और भी अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना। तो आइए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।